हाँ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं मैथ पेडागोजी का रिवीजन करा रहा हूँ और मैथ पेडागोजी का जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना एक बार में 2 पेपर का। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 10 जनवरी और 8 जनवरी के पेपर में जो भी मैथ पेडागोजी पूछा गया था उन सभी का मैं रिवीजन कराने वाला हूं। एक बार मैं करा चुका हूं, फिर डबल रिवीजन चल रहा है। तो जो लोग डबल करेंगे दोस्तों उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं ट्रिक और समझा करके फिर से बताने वाला हूं बेटर तरीक़ा से, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपका स्कोर बेटर जाए। ठीक है। और मैथ पेडागोजी का खासियत क्या है कि यह काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे यहाँ यदि आप सीटेट तैयारियाँ कर रहे हैं तो विश्वास रखिए आपकी तैयारी मैं बेटर करा दूंगा। पेडागोजी कोई भी हो उसका मैं ऑपरेशन करके छोड़ दूंगा। तो शुरू करते हैं। 10 जनवरी का पेपर और 8 जनवरी का दोनों का होगा। तो सबसे पहले 10 जनवरी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। जवाब देने का कोशिश करिए आप सभी कोई, और शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि लाइव शुरू है, सभी कोई शामिल हो जाए। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन को चयन करिए। तो वेन हिले साहब हमारे बोले थे क्या कि दृश्यकरण तो होता है, ठीक है, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है। ये बात गलत बोला, क्योंकि दृश्यकरण के तुरंत बाद विश्लेषण आता है तब निगमन आता है। ये बात उल्टा लिखा, यहाँ लिखा कि संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। ये बात आपका सही बोल रहा है। आपका उत्तर ए और सी पर चला गया। तो वेन हिले का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसको जा करके देखे, दिक्कत नहीं होगी। फटाफट आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों को शामिल कर लीजिए कि लाइव शुरू है, यहाँ पेडागोजी करिए, दिक्कत नहीं होगी। पूरे पेडागोजी का ऑपरेशन करके छोड़ूंगा मैं, चाहे वह जैसा भी पेडागोजी हो, एक बार में यहाँ करे हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणितीय पाठचर्या के लिए सही है? दोस्तों गणितीय पाठचर्या के लिए स्थिरता प्रदान करने की प्रकृति अस्थायी होनी चाहिए। यहाँ ये जो वर्ड है ये आपका गलत वर्ड है। इसे सुसंगत होना चाहिए, अच्छा बात है। इसे लचीला नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे नहीं लगा दिया, ये जहर का पुड़िया बना दिया इसको, तो केवल आपका उत्तर बी पड़ गया। सी इज द राइट आंसर। काफ़ी लोगों का उत्तर सी पर जा रहा है। और भाई बताएं आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही है, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके एक बार थंब करके बता दीजिए, इस प्रकार से अंगूठा का निशान दे करके बता दीजिए कि क्या आप तैयार हैं सीटेट एग्जाम देने के लिए। देखिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अब की बार निकाल करके आना है। और मेरे यहाँ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका स्तर पहले के तुलना में काफ़ी बेटर होगा, आप मिला करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों सुनिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी गणितीय शिक्षण उद्देश्य प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम उपयोगी होगा? दोस्तों ये जो न्यूनतम वर्ड है इस पर ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव की ओर ले जाता है। तो सबसे न्यूनतम कौन होगा? तो भाई गणित के प्रति रुचि विकसित करना अच्छी बात है, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना अच्छी बात है, बीज गणितीय कौशल में निपुणता, ये बात ही गलत लिखा। क्या आप बीज गणित पर जाते हैं तो रैखिक गणित से तो दुश्मनी हो गया, तो हम क्यों मानेंगे अकेला वाला ऑप्शन को? दी का स्थान संबंधित समझ को पोषित करना, बहुत अच्छी बात है। तो नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव उत्तर, अच्छा है ना भाई। चलो भैया आपका अगला प्रश्न है, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ करेंगे तो। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक गणितीय कक्षा में गतिविधि पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? बताइए कौन सा गतिविधि पर केंद्रित नहीं है? आपका ऑप्शन बोलता है कि नई परिस्थिति के ज्ञान में अनुप्रयोग विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना, बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चों को सहायता करेंगे। सक्रिय भागीदारिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, अच्छा बात है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, ये बात ही गलत बोला, जहर का पुड़िया बोल दिया। अब इसी ऑप्शन को हम कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव था। ठीक है, आ जाइए, काफी बेटर है। आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी है, रिवीजन क्लास है दोस्तों, और कभी भी मैं कराऊंगा क्लास ना बेटर कराऊंगा, मजा से कराऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोग मेरे यहाँ करेंगे तो, और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में गणित में कौन सी प्रक्रिया
न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। भैया गणित में आपका जो होता है, याद रखने वाली बात है, अन्वेंशन होता है। न्यूनतम बोले तो नेगेटिव पर जा रहा है। सूत्रीकरण चलता है, सूत्र कुछ ना कुछ चाहिए गणित में दोस्तों, बात समझे ना। अनुमान की रचना करना, अनुमान वाले बात भी चलते हैं, लेकिन गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह ये आपका न्यूनतम है। याद रखिए गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह नेगेटिव जाता है, याद रखिएगा, आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। आपके सर सूत्र तो गलत होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं सूत्रीकरण जरूरी है, क्योंकि कुछ न कुछ है ना, अधिकांशतः मैथ सूत्र पर ही बनते हैं कुछ न कुछ, तो इस पर ध्यान रखने वाली बात है। प्रक्रियात्मक प्रवाह नेगेटिव जाता है, बोले तो बनाने का स्पीड। निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना एक आवश्यक पहलू नहीं है, बताए। आपका नेगेटिव क्वेश्चन फिर से बोला, विषय वस्तु सुसंगत प्रक्रियाओं पर अंतरिम और सामयिक वितरण। अच्छा बात है भाई, देखिए सुसंगत बोल रहा है, अच्छा बात बोला है। और एक बात ध्यान रखे, मैं बोल रहा हूँ जो लोग सीटेट एग्जाम देने जाने वाले हैं, ये नेगेटिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब अधिकांशतः पॉजिटिव दिया जाता है और घर आकर के पछताना पड़ता है। तो पछताना ना पड़े दोस्तों, कभी भी नेगेटिव होगा माइंड में बैठा लीजिएगा कि नेगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाई योजना बनाना, यहाँ पे तय क्रम जो होता है वह गलत जाता है दोस्तों। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया उन सभी का सही जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 25 गुणे 18 गुणे 4 किस तरह की दी गई संख्याओं को गुना करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीका प्रकलित करता है। देखिए मान लीजिए आप एक टीचर है और आप एक उदाहरण लिख दिए कि 25 गुणे 18 गुणे 4 का आंसर बताइए। विद्यार्थी क्या किया कि 25 गुणे 18 को पहले कर दिया, गुणे 4 कर दिया, फिर इसको 18 गुणे 25 करके 4 कर दिया, फिर उसको उलट करके क्या किया 25 गुणे 4 करके तब 18 से किया। फटाफट उत्तर उसका आ गया 1800, क्योंकि 25 चौका 100 गुणे 18 था 1800। देखिए विद्यार्थी काफी दिमाग लगाया है। तो विद्यार्थियों ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में कौन सी गुणधर्म का उपयोग किया है। ये जो विद्यार्थी किया है कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस गुणधर्म को साहचर्य नियम कहते हैं, क्रम विनिमय का साहचर्य नियम कहते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जिससे इजी होगा उसको पहले गुना और बाद में इस प्रकार से गुना कर देना ही साहचर्य नियम कहलाता है, क्रम विनिमय का। आपका उत्तर बी पर गया। चलिए तो जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। 53 पर आ जाइए आप सभी। कोई क्वेश्चन मजेदार है और काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं शुरुआत में ही बोला कि 2 पेपर कराऊंगा इस वीडियो में, लॉन्ग क्वेश्चन है, डरना नहीं है भाई। मैं जब तक हूं मजा आ जाएगा। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण की अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। गणितीयकरण के लिए मैंने ऑफलाइन क्लास में बोला कि बच्चों के माइंड को, विचार को गणितीयकरण करना है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 के अनुसार ये सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या कौन करता है, बताए। आपका ऑप्शन बोलता है कि बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार की प्रक्रिया का गणितीयकरण है। बहुत सारी गलत बात बोला। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण हो जाएगा। अनेक प्रश्न हल कर देगा तो गणितीयकरण हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये भी बात गलत हुआ। अब लिखा हुआ है सी वाले ऑप्शन पर आते हैं कि संख्याओं और उन संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। तो दोस्तों ये आपका अगला ऑप्शन पर आते हैं, देख लेते हैं क्या है। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना और बच्चे के विचार की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, यही आपका एनसीएफ 2005 कर
बोला है। तो सबसे बेटर आपका है बच्चों के विचार को गणितीयकरण करना, एनसीएफ 2005 बोला है, और दैनिक जीवन से जोड़ने वाली बात भी बोला है। तो क्यों ना हम इसको करेंगे, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। काफी लोग का उत्तर डी हो जाएगा। गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? बताइए कौन सी विधि गणित में सबसे उपयुक्त है? छात्रों के लिए दैनिकी लिखना, जर्नल लिखना, अच्छी बात है भाई। क्षेत्र भ्रमण आपका सही है भाई, लेकिन सत्रांत परीक्षा ये योगात्मक आकलन होता है, ये गलत बोल रहा है दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कम समय में आपका 2 पेपर का रिवीजन मैं करा रहा हूं, ताकि आपका जो सीटेट एग्जाम है ना उसके पहले मैं टोटल रिवीजन करा दूं, जिससे कि आपकी तैयारियां बेटर हो जाए। चलिए, प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने क्या किया कि 536 गुणे 18 के अभिकल्पन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात निम्नलिखित 4 प्रश्न और पूछा। यहाँ पे देख लीजिए, 4 और प्रश्न पूछा। तो बता दीजिए आप सभी को ही कि 4 में विचार कीजिए कि इन 4 अभिकल्पों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणे 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम होगा। क्वेश्चन जो 4 को दिया गया है उससे पूछा गया क्या इससे अधिक है या कम है। व्याख्या कीजिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम, देखिए नेगेटिव पर ले गया उठा करके क्वेश्चन को, तो आपका उत्तर नेगेटिव पर ही जाएगा। नेगेटिव उत्तर दीजिएगा इसका। ऑप्शन बोलता है कि कार्य प्रश्न अपेक्षित परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है। बात सही है भाई, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। निश्चित माने एक उत्तर आना, तो कोई निश्चित नहीं है, सबका अलग अलग उत्तर आएगा गुना करिएगा। तो इस छात्र से छात्रों को सहभागिता में वृद्धि होगी और गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाने में सहायता मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वृद्धि की बात कर रही है, भय मुक्त वातावरण बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा सा डरेगा नहीं। विद्यार्थी दिए गए उत्तरों को उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगा। जो भी बच्चा जवाब देगा उससे शिक्षिका को समझने में सहायता मिलेगा। ये भी सही बोल रहा है भाई। नेगेटिव कहाँ जा रहा है भाई? तो ये आपका कह रहा है कि गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है या अपेक्षित गलत होता है। निम्नलिखित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि गणित में अनुमान को शामिल किया गया है। ये एनसीएफ 2020 के अनुसार याद रखिएगा, गणित में अनुमान को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन करण का। भाई घबराने वाली बात नहीं है, मजेदार तरीका से बताने वाला हूं मैं। यहाँ कहता है क्या कि प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा बात है, करिए भाई क्षेत्रफल मॉडल का प्रयोग। क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू सारणी का एक दृश्य है, अतः छात्रों के गुणन की समझ के विवेचना को लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा बात है, दोनों क्षेत्रफल मॉडल के बारे में बोला है, सोचने वाली बात है। क्षेत्रफल मॉडल के बारे में बोला है यहाँ पे, दोनों यहाँ देख लीजिए, तो दोनों एक दूसरे से रिलेशन जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे ए और आर दोनों सही है। आर सही कारण ए का है, यहाँ पे कारण नहीं है दे रहा है, इसलिए आपका उत्तर ए नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज के बारे में बोलेगा तो व्याख्या करता है। ए इधर उधर कर देता है कभी कभी ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन को ए पर देना चाहिए, लेकिन आपका बी पर दे दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कहता क्या है सुनिएगा कि एक प्राथमिक कक्षा, एक सेकेंड दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया। क्या दिया? खंड खंड दे दिया, 78 लिख दिया। खंड खंड दे दिया, घटाव दे करके 34 दे दिया। खंड खंड दे दिया, प्लस लिख के 83 दे दिया। भाई मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ कुछ भी रख करके आप 88 पूरा सकते हैं, यहाँ कुछ भी घटा के 34 पूरा सकते हैं, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। कोई भी अंक रख करके 83 पूरा लेंगे, बहुत सारा ऐसा बन जाएगा।
तो इससे क्या हो रहा है ये बताना है मेरे साथियों। तो लिख रहा है क्या कि इस कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यह छात्रों को मानसिक परिकलन करेगा, क्योंकि वहां पे कौन सा अंक रखना है, ये मानसिक बोले तो माइंड पर आधारित है। मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने वाले कौशल का आकलन करेगा कि क्या रखेंगे कि 34 आ जाएगा, क्या रखेंगे कि 78 आ जाएगा। तो ये अनुमान और मानसिक वाले प्रश्न हो जाएंगे। काफी बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि मैं सबसे पहली बात सूचना दे देता हूं कि मेरा 26 तारीख से लेके 21 तारीख तक स्कूल बंद है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 26 से 31 तक जो भी वीडियो कराऊंगा काफ़ी सक्रिय रूप से कराऊंगा, क्योंकि कुछ प्रेशर स्कूल का कम रहेगा। दूसरी बात दोस्तों कि मेरे यहाँ 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है और शाम को 7 बजे लाइव चलता है दोस्तों, 7 बजे। दोनों लाइव का वीडियो आप लोग ऑफलाइन भी देख लेते हैं ना, तो आपका कल्याण हो जाता है। आपका जो नंबर है वो काफ़ी ऊपर की ओर भागेगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ना, तो इस चैटिंग बॉक्स में, इस कमेंट में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। दोस्तों व्हाट्सएप जुड़ने से क्या फ़ायदा है कि 9:30 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें 7 बजे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोनों वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं वहाँ से, और नहीं तो खोज के देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। 25 टाइल को संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करने के लिए बोला। मैंने आप मान लीजिए कि कोई आपके घर में टाइल्स वाला मिस्त्री आया, जिसको आप 25 टाइल्स दे दिए, अब बोले कि आयताकार व्यू में उसको व्यवस्थित कर दो। तो इस गतिविधि के द्वारा निम्नलिखित में किस अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। दोस्तों कभी भी टाइल्स वाला प्रश्न पूछे, अगर आपके घर में टाइल्स लगाने वाला आ रहा है ना दोस्तों, तो मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आज से लेकर के हमेशा के लिए, जब तक आपने देते हैं, टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री को आपके घर के आयतन से कोई माने मतलब नहीं रहता है। ये सबसे घटिया बात है। आयतन वाला ऑप्शन नहीं करिएगा, ठीक है। तो आप आ जाइए, अब उत्तर बताइए। आयतन वाला ऑप्शन इसमें है, आयतन वाला इसमें है, आयतन वाला इसमें है। क्योंकि कभी भी टाइल्स लगाने जाते हैं तो उसका लंबाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, ऊंचाई नहीं देखते हैं दोस्तों। और आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, तो टाइल्स में ऊंचाई से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आपका उत्तर क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप हो जाएगा। क्या इससे बेटर कोई बताएगा भाई? मजा आ जाएगा। अगर मेरे यहाँ कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। टाइल्स वाला क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा गणित के अधिगम के सिद्धांत में सही क्रम, जैसे कि जोल्टान डिन्स के द्वारा दिया गया है। डिन्स साहब का मैं लिखवाया था एक वीडियो में, और जोल्टान डिन्स ने जो नियम दिया है, मैं डायरेक्ट नियम पर चलता हूं ताकि आपको समझ में आएगा और उनका नियम को समझ पाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले बोला गतिकी सिद्धांत दिया, तब बोधात्मक परिवर्तन दिया, तब गणितीय परिवर्तता का सिद्धांत दिया, तब रचनात्मकता का सिद्धांत दिया। ये जोल्टान डिन्स के अनुसार मैंने एक वीडियो में जारी करके बताया था। इसको आप नोट कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ बन जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो ये चेंज नहीं होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट नहीं है आज का, इसके बाद 8 जनवरी का पेपर तुरंत कराऊंगा, रुकिएगा जरा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसा के लिए कक्षा 2 के अधिगमकर्ता के लिए अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। देखिए, दूसरा क्लास में क्या आप इस प्रकार के जोड़ के बटा के जोड़ पढ़ाएंगे? दूसरा क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहला से लेके 5वां तक अगर कोई इस प्रकार का बटा देता है सीटेट में, वह जहर का पुड़िया है दोस्तों, वह हमेशा गलत जाएगा। तो आप आंख बंद करके ऐसे प्रश्नों को मारे, क्योंकि नेगेटिव है और पहला दूसरा में इस प्रकार का प्रश्न पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो मैं पेपर कराऊंगा, 8 जनवरी का पेपर शुरू करने जा रहा हूं। जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सभी पेपर मैं वहीं से कराता हूं, ताकि जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसके सिलेबस के अनुसार ही अगला प्रश्न आपके आने वाले हैं।
आ जाइए क्वेश्चन पर, ध्यान से सुन लीजिए और क्वेश्चन को कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले मैं टाइमिंग देख लूँ। चलिए 20वां मिनट चल रहा है और आपका प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से समय लग रहा है, ज़्यादा नहीं लूँगा लेकिन फिर भी बेटर तरीका से बताऊँगा। निम्नलिखित में गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित कौन करेगा? भैया रचनात्मकता वाले क्लास योग की परिकल्पना को प्रदर्शित करने पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है। भाई मौखिक परीक्षा आपका गलत हो जाएगा। और हाथ खड़े करके उत्तर दिवाना, एक नहीं हाथ खड़ा करो, कौन जानता है इस प्रकार का टीचर लोग करते हैं ना, सीटेट इसको गलत मानता है। श्याम पट पर विविध गणित के पहेलियां लिख दीजिएगा, बच्चा उसको क्या करेगा, नोट करेगा, तो नकल करने वाली बात हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत हुआ। शिक्षक ने नकली नोट, डंडियों का बंडल, गिन तारा लेकर आया और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है। काफ़ी बेटर जाएगा दोस्तों। ये TLMN है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैं तुरंत लाया हूँ, आप लोग को मैं पोस्ट में डाल के भी बताया था। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कि NCERT के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? रिजल्ट नहीं हो सकता है, प्रतिफल मतलब रिजल्ट नहीं हो सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन सुनिएगा, मजा आ जाएगा। मैंने अभी अभी तुरंत बोला आप लोगों को क्या कि कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए वह कक्षा 1 से लेकर के 5 तक नेगेटिव जाता है, और ये क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है तो क्यों नहीं मारेंगे। जहर का पुड़िया है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो नेगेटिव आएगा, मारिएगा गोली। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर आपका सही जाएगा। ठीक है, चलिए तुरंत आ गया, तुरंत पूछ दिया, तुरंत रिपीट किया, तो भाई अगले में भी रिपीट करने का संभावना है। तो एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? यदि आप भिन्न का परिचय देना है दोस्तों कभी भी बच्चे को, आप कहेंगे सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, इस प्रकार से भिन्न नहीं पढ़ाना है, तो भाई भिन्न क्यों पढ़ाना है? तब तक 1 to 5 में भिन्न नहीं होगा। आपके माइंड में यह ना क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन भाई होता है तो भिन्न को पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, क्वेश्चन कहता है भिन्न का परिचय देने के लिए, हाँ पानी से पूरे भरे बाल्टी के गिलास में 1/3 पानी निकाल लिया जाता है, कितना पानी बचेगा पी लिया तो। 1/2 का अर्थ क्या है, आप एक सेब के लिए 4 दोस्त में कैसे बांटेंगे, और यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो कितना दिन लगेगा। देखिए सबसे बेटर भिन्न पढ़ाने का तरीका यही है कि यदि एक सेब को 4 दोस्त में बांटना है तो सेब गोलाकार होता है तो 4 भाग काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। बोले तो काट करके पढ़ाया जाता है, रोटी के टुकड़ा हो, कागज का टुकड़ा हो, उसको मोड़ करके पढ़ाना भिन्न पढ़ाया जाता है 1 to 5 में। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा ये बताना है दोस्तों। त्रुटिहीन परिकल्पना छात्रों को निरंतर परीक्षा देना यहाँ गलत है। प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा गलत होता है। ठीक है, छात्रों को प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, यहाँ पे श्रेणीबद्ध है इसलिए गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ भी ही जा रहा है मजबूरी वश। ठीक है, बाकी सभी इसमें गलत है। परीक्षा गलत है, प्रतिस्पर्धा गलत है, श्रेणीबद्ध गलत है, प्राप्तांक के आधार पर गलत है, तो क्यों ऐसे ऑप्शन को करेंगे दोस्तों? सबसे बेटर आपका बी पर जाएगा। अगला है सुनिएगा, श्रीमान हरि अपने कक्षा में विभिन्न प्रकार के रंगोली चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेके आए, है ना, रंगीन वाला दुपट्टा लेके आया। गणित में निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? ये जो रंगीन दुपट्टा लेके आए हैं टीचर साहब, क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे भाई?
कभी भी रंगीन की बात करें दोस्तों तो उसको पैटर्न कहते हैं दोस्तों। पैटर्न की आकृति, मैं आपको बताऊं, आकृति और पैटर्न इसमें रंगीन ही होता है। पैटर्न को कभी पढ़ाते हैं। और मैंने पैटर्न का फोटो बताने के लिए बताया, मैंने अपने स्कूल में पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया। अभी मैं फोटो दिखाता हूं, रुकिए। चलिए मैं अपने स्कूल की बात बता दूं, मैंने पैटर्न पढ़ाया। यहाँ देखिए पैटर्न रंगीन है या नहीं है, आप देख लीजिए पैटर्न यहाँ रंगीन है या नहीं है। देखिए ये आपका पैटर्न हुआ, तो रंगीन दुपट्टा लेकर के आया, रंगीन दुपट्टा लेकर टीचर, तो ये पैटर्न रंगीन है कि नहीं। मैं अपने हाथों से बनाया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और फिगर बता देता हूँ जो नज़दीक से है। ये देखिए पैटर्न मैंने अपने हाथों से बनाया। देखिए रंगीन है कि नहीं है। तो रंगीन दुपट्टा जो आए, अगर टीचर रंगीन दुपट्टा लेके आए पढ़ाने के लिए तो उसको पैटर्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रंगीन चीज से बनता है। तो ये हुआ आपका पैटर्न। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ाइए। अब यहां देखिए कहा क्या कि प्रिंटेड दुपट्टे लेके आए, रंगोली लेके आए, तो उससे क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, आकृति एवं पैटर्न पढ़ाएंगे। तो कभी भी रहेगा प्रिंटेड रंगीन दुपट्टा या कोई भी विभिन्न प्रकार के रंगोली लेके आ रहा है तो उससे पैटर्न ही पढ़ाई होता है दोस्तों। सबसे बेटर आपका बी पड़ गया। मैंने आपको फोटो भी दिखा दिया अपने विद्यालय का, है ना, जो खुद से वहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन अगले पर। तो इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाए कि अपने छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। अज्ञात राशि का अनुमान, देखिए अनुमान लगाने का कौशल किस ऑप्शन में पता चल रहा है कि बच्चा अनुमान सही से लगा लेगा, बताए आप लोग। काफी मजेदार है दोस्तों, अनुमान को शामिल किया है। तो पैमाने का प्रयोग करके राशि की लंबाई मापना, तो पैमाना का जब प्रयोग कर लिए तो लंबाई को अनुमान कहाँ लगाए, नहीं लगाए। दशमलव के निकट करना नहीं दोस्तों। पार्टी आयोजित करने के लिए संभावित कीमत लगाना, ये अनुमान वाला है। अगर आप पार्टी आयोजित करते हैं, आपका दोस्त बोलता है कि तुम सीटेट पास कर गया, तुम पार्टी करो, तो सबसे पहले आप अनुमान लगाओ कि मेरे पास इतना दोस्त है, बाप रे बाप इतना खर्चा हो जाएगा हमसे। ठीक है, तो पार्टी आयोजित करने के लिए अनुमान सबसे बेटर जाता है कि कितना पैसा लगेगा उसमें। लेकिन एक वर्ष में रविवार की संख्या का अनुमान लगाइए। बताइए एक वर्ष में रविवार की संख्या तो 52 को होता है, सभी को पता है। ठीक है, 52-53 होता है, तो ये तो फिक्स हो गया। अनुमान कहाँ लगा, तो सबसे बेटर है कि पार्टी में कितना पैसा लगा, कितना कीमत लगा, ये अनुमान वाला होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अवधारणा के लिए कौन सा सही नहीं है। गणितीय अवधारणा की प्रकृति अमूर्त है, बात सही है। गणितीय अवधारणा की प्रकृति रैखिक एवं व्यवस्थित है, बात गलत बोला, रैखिक और व्यवस्थित बोल दिया। गणितीय अवधारणा की प्रकृति तर्क संगत है, अच्छी बात है। गणितीय अवधारणा की प्रकृति निगमनात्मक और तर्कना पर आधारित है, बात अच्छी बात है। तो नेगेटिव बात यहाँ पे देखिए, तो नेगेटिव उत्तर। श्री आयु विभाजन बोले तो भाग पढ़ाना, भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 शिक्षण विधियों की योजना बनाई है। भाग पढ़ाने के लिए 3 शिक्षण विधि की योजना बनाया है। कौन कौन सा देख लीजिए। एक है श्याम पट पर सरल विभाजन के संबंधित भाग लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन से उदाहरण से जोड़ना, अच्छा बात है। विभाजन सभी विभिन्न चित्रों का उपयोग करके समझाना, ठीक है। कंकड़ पत्थर एवं कंचों के समूह में विभाजित करके, ये भी सही है। तो भाई इसमें क्या कर रहा है कि क्रम में सजाइए। सबसे पहले आप क्या करिएगा, किनको सजाइएगा सबसे पहले क्रम में, बताए। सबसे पहले वास्तविक जीवन से जोड़ना है तो बच्चे को कंकड़ पत्थर के बारे में समझाएंगे, ठीक है। कंकड़ पत्थर के बारे में सजाने के बाद में उसका हम चित्र का प्रयोग को समझाएंगे, ठीक है, चित्र। तब श्याम पट पर सरल कर देंगे, लास्ट में श्याम पट पर लिखना है। तो आपका उत्तर हो गया 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र और दिक् स्थान संबंधित समझ की अवधारणा परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किस संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, दिक् स्थान वाला।
दिक् स्थान के लिए आप सबसे बेटर क्या मानेंगे? देखिए दिक् स्थान के लिए सबसे बेटर आपका उत्तर क्या होगा, इस चार ऑप्शन में देखिएगा। देखिए छात्रों को नक्शे मानचित्र दो शहर के बीच की दूरी, तो दो शहर के बीच फिक्स हो गया, गलत हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना, बच्चा फटाक से ज्ञात कर देगा। छात्रों को एक ही आकृति वर्ग वृत्त आदि को विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना, ये भी आपका अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना। माने छात्र को बोलेंगे कि तू अपने घर का फोटो कागज पर बनाओ और जहाँ पे विभिन्न कक्षा सापेक्षित आकार बना रहे, है ना। तो सबसे बेटर ये हो गया बच्चों के वास्तविक जीवन वाला आपका अवसर। अगला है कि निम्नलिखित में किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है? देखिए ज्यामिति के लिए वैन हीले नामी वैज्ञानिक माने जाते हैं। वैन हीले कभी भी ज्यामिति आए दोस्तों, आंख बंद करके वैन हीले करे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, 100% आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है? देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो पाठ्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य उसका क्या है। देखिए कभी भी अगर आए ऑप्शन की दैनिक जीवन के उदाहरण से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। ये सबसे बेटर होता है दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ना, इसमें बच्चा जल्दी से सीखता है। तो भाई फटाफट हो जाएगा आपका उत्तर। यहाँ तो मात्र वर्ड गलत है, यहाँ कलन विधि गलत है, और आपका डी में कह रहा है कि बल दिया जाना चाहिए, बल देना गलत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए बच्चा क्या किया, 7 6 13 लिख दिया, हासिल का जोड़ इसको नहीं आ रहा है, सीधा लिख दिया 7 6 13 8 1 9, तो 913, 87 को 16 को 913 को हो जाएगा। ये गलत बोला। तो जिसको हासिल का जोड़ नहीं आए आप डिफिनिट रूप से पूर्ण समूहीकरण करके आए, 100% आपका सही जाएगा। जिस बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है वह उत्तर क्या होगा, पूर्ण समूहीकरण वाला होगा। तो 4 ऑप्शन में देख लीजिए कहां पे पूर्ण समूहीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, आपका डी में दिया हुआ है कि योग पूर्ण, एक सेकेंड दोस्तों, योग पूर्ण समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान को, ये सबसे बेटर होगा। जिस बच्चा को अगर हासिल का जोड़ नहीं आता है वहां आपका उत्तर पूर्ण समूहीकरण होगा 100%। अगला है निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? गणित के लिए कौन सा उपागम नहीं है? भाई गणित में कभी भी ड्रिल अभ्यास नहीं होता है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन तो एक बार में ही मिल जाएगा आपका, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने यहां डी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए कि यहाँ लाइव चल रहा है, ट्रिक से समझा करके बताया जाएगा। सीटेट जो भी तैयारियां कर रहे हैं उनका स्तर मेरे यहाँ पढ़ने के बाद काफ़ी ऊपर की ओर गया है, तो आपकी तैयारी का स्तर बढ़ जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, बताएं रचनात्मक आकलन में किसको शामिल नहीं करेंगे? मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सत्रांत परीक्षा जो है ना वह रचनात्मक आकलन नहीं होता है, वह योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, सत्रांत परीक्षा कभी भी आएगा तो वह रचनात्मक आकलन नहीं है, योगात्मक आकलन है। तो भाई रचनात्मक आकलन में क्या हो गया, व्याख्यात्मक, क्षेत्र वर्णन, पोर्टफोलियो, लेकिन सत्रांत परीक्षा रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं कर सकते। आपका उत्तर बी पड़ गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक बार लाइक कर दे, आपको अच्छा लगा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, वो लोग सब्सक्राइब करके फटाक से घंटी को क्लिक कर ले, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से मेरे क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। एक बार लाइक बनता है। आज का लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बार बार पूछता है। देखिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में मैंने एक ट्रिक बताया था,
यह ट्रिक यदि आप याद रखते हैं ना तो जीवन भर में कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। सिमुलेशन में आकार ढूंढना वाला बात आएगा, आकार या आकृति जरूर आएगा, आकार या आकृति ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, वही करके आएंगे। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। कहीं कहीं आकार के बदले में आकृति देता है, वो सही जाएगा। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कहीं कहीं आकार देगा, कहीं कहीं आकृति देगा और कहीं कहीं चित्र देगा। ठीक है, वहां लिख देगा एक ही चित्र, एक ही परिमाप वाले चित्र को ढूंढे, तो यहाँ भी आपका सिमुलेशन हो जाएगा। तो यह आपका उत्तर सी पर गया। जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके ही जाइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।